आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जामिनेशन परसों है। तो हम एक बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल क्लास लेके आए हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। जो लोग अगर एग्जामिनेशन से पहले ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए भी, जो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम खासकर पेपर 1 में करके जाएं, तो हम इसको बहुत जल्दी से करने वाले हैं। हमने अभी एक पिछले वीडियो में हमने टॉपिक बता दिए थे, सारे टॉपिक्स आपको मेंशन करवा दिए थे। आप जाएंगे तो उसमें वीडियो में आप देखेंगे, वो आपकी वीडियो अलग है, 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो है, उसको आप टॉपिक देख लेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल में जाके उसकी पीडीएफ पढ़े हुए कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रीम है कुल मिला के कहा जाए पेपर 1 के लिए, तो उन क्रीम जो टॉपिक्स हैं उनमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी चर्चा मतलब एक अपना हम ओवरव्यू देते जाएंगे, एक समझाते जाएंगे कि क्या क्या है उसमें, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमको भी ये आता है और सही बात है और आपका एक कवर हो जाएगा, सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। हमने 24-25 का वो टॉपिक गिनवाए थे, उन 24-25 टॉपिक को हम मुश्किल 2 मिनट मैक्सिमम टू मैक्स एक टॉपिक में लगाएंगे। बाकी आप सब लोग को आता है, एक क्विक रिवीजन टाइप, क्विकेस्ट कह जाए तो यही होगा, क्विकेस्ट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले यूनिट में हम बात करेंगे, उसमें चार टॉपिक हम लोगों ने लिया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूनिट 1 में लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग स्तर, टीचिंग का स्तर क्या है, तो हम सब लोग को जानते हैं इसमें 3 लेवल की टीचिंग होती है हमारे, जिसको इसको मेमोरी लेवल टीचिंग कहते हैं। दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। तीसरा आपका कहलाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये तीनों आपको अंतर पता है, आप वीडियो में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये आप रिवीजन के तौर पर, मेमोरी में हम लोग रट्टा मारते हैं, याद रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा उससे और ऊपर, और रिफ्लेक्टिव जो हम लोग चिंतन करते हैं, ये आपका लेवल ऑफ टीचिंग हुआ। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने बात किया था, दूसरे टॉपिक की अगर बात करें, दूसरा टॉपिक है टीचिंग का मेथड। टीचिंग मेथड में मेनली हम 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, 2 टाइप्स की चर्चा करें, जिसमें एक टीचर ओरिएंटेड, एक लर्नर ओरिएंटेड बात करेंगे। तो टीचर ओरिएंटेड टीचिंग मेथड में क्या क्या होता है, मोस्टली ये क्या होती है, कन्वेंशनल होती है। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक होती है, पुरानी पैटर्न से होती है, ओल्ड पैटर्न में होता है। टीचर इसमें एक्टिव रोल करता है और लर्नर जो है पैसिव रोल में रहता है। ठीक है, ये आपका टीचर ओरिएंटेड होगा। और लर्न जिसमें आप अगर देखेंगे कि कॉलेज का प्रोफेसर जो पढ़ाता है वो लगभग टीचर ओरिएंटेड टीचिंग होती है। ठीक है, लेक्चरशिप जो देता है। ठीक है, लर्नर ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मॉडर्न टीचिंग पे होती है, और इसमें क्या होता है, एक्टिव कौन होता है, टीचर होता है, सॉरी स्टूडेंट होता है या फिर लर्नर होता है, और ये मॉडर्न होता है। और इसमें कन्वेंशनल की नॉन कन्वेंशनल होता है, ये इसमें जैसे प्रोजेक्टर का यूज किया जाए, कंप्यूटर का यूज किया जाए, तो ये लर्नर ओरिएंटेड टीचिंग कहलाती है। ये आपका क्या हो गया, टीचिंग की मेथड हो गई। ठीक है, इतना आपको इम्पोर्टेंट है, और अपने दिमाग से आप अपने हिसाब से यहाँ पर कवर कर सकते हैं कि क्या है सही। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा हम लोग पॉइंट लिए थे, तीसरे पॉइंट जो इस यूनिट में इम्पोर्टेंट है वो है आपका टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, इवेल्युएशन का मूल्यांकन, इवेल्युएशन का टाइप्स में हम लोग टाइप की बात करें, इवेल्युएशन का आप सब लोग को मालूम है कि इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना, लास्ट में आपका देखा जाता है। तो इवेल्युएशन में टाइप में सबसे पहला टाइप फॉर्मेटिव, ये टाइप्स हम लोग फॉर्मेटिव, समेटिव, देन डायग्नोस्टिक। ठीक है, ये आपके टाइप होते हैं, आप सब लोग को मालूम है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या किया जाता है कि तुरंत के तुरंत, मतलब छोटे छोटे हिस्से में हम लोग उनको होमवर्क देते हैं बच्चों को, और वहां से उनसे जवाब मांगते हैं, जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं। समेटिव असेसमेंट में ये होता है कि लास्ट में हम लोग एग्जामिनेशन लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, डायग्नोस्टिक में क्या है, निदान करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो वहां पर हम लोग निदान करने की कोशिश करते हैं, डायग्नोस्टिक इसमें इवेल्युएशन में। ठीक है, डायग्नोस्टिक के बाद 2 टर्म और इसमें है, नॉर्म्स रेफरेंस और स्टैंडर्ड रेफरेंस।
तो नॉर्म्स रेफरेंस में ये करते हैं कि कोई एक बच्चा होता है, उसके साथ हम लोग कई बच्चे को कंपेयर करते हैं, ये नॉर्म्स रेफरेंस में होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेफरेंस में ये होता है कि कोई एक स्टैंडर्ड या फिर क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, जिसे स्टैंडर्ड या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। इसमें ये होता है कि एक रेफरेंस सेट कर दिया, जैसे ये कि 50% से ज़्यादा जिसका मार्क्स होगा वही अगला कोई एग्जाम दे पाएगा, इस तरह से उसमें सेट किया जाए। नॉर्म्स में क्या होता है, एक बच्चा होता है, उस हिसाब से सबको कंपेयर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपके एवेल्यूएशन के तरीके हुए, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक मेन तरीके हुए, उसके बाद बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बाकी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली वाली यूनिट में आपके इम्पोर्टेंट क्या था, इतना ही था, ठीक है। 4 टॉपिक हमने दिए थे, चारों टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट था, उससे आगे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। फिर हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा यूनिट क्या है हमारा, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या इंपॉर्टेंट है, रिसर्च आपको सबको पता है, आपने जो वीडियो देख रखे हैं पहले ऑलरेडी यूनिट हम लोगों ने रिवीजन कर चुका हुआ। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप्स स्टेप्स और दूसरा टाइप, ठीक है। तो स्टेप और टाइप में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप, रिसर्च का स्टेप क्या क्या होता है सब लोग को मालूम है, नहीं मालूम है तो सबसे पहले देखिए आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, पहला स्टेप होगा। उसके बाद फिर आप जब आइडेंटिफाई, आपको किसी रिसर्च मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसमें लिटरेचर रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लिटरेचर रिव्यू मतलब पहले से तो कोई ऐसा कोई शोध हो नहीं चुका है, तो वो एक बार आप लोग उसको पढ़ाई करके देख लेंगे, तो वो लिटरेचर रिव्यू आपको कहलाता है। तीसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है, मतलब एक आप अपने हिसाब से खाका तैयार करेंगे, परिकल्पना तैयार करेंगे, ये स्टेप है। फिर अगला स्टेप फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जब हो जाएगा, तो उसमें आपको फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको डाटा को कलेक्शन करना है। इसको डाटा कलेक्शन बोलते हैं, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। जब डाटा इंटरप्रिटेट कर पाएंगे आप, उसके बाद फिर लास्ट में आपका क्या होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद रिसर्च की रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको क्या होगा, आपका रिसर्च के वो रहेंगे, आपके स्टेप रहेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन के पहले इसमें एक डाटा एनालिसिस भी कर लीजिए, ये हाँ, ठीक है। डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन और रिपोर्ट, ये आपका मेजर मेजर स्टेप होता है किसका, आपका रिसर्च करने का यहाँ पर स्टेप होते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप की अगर हम बात करें कि रिसर्च के टाइप कौन कौन से होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप हैं, फंडामेंटल, आधारभूत, ठीक है, हिस्टोरिकल, ये आप सब टाइप आप लोग देख लेंगे। हॉरिजेंटल, सॉरी हॉरिजेंटल नहीं, डायग्नोस्टिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये सब टाइप है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसमें, ठीक है ना। डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च के टाइप को हम सब मतलब मेन इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फंसते हैं। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव में अंतर क्या होता है कि डिडक्टिव हमेशा क्या होता है, इंडक्टिव हमेशा नीचे से ऊपर मतलब जनरल टू एडवांस होता है, और डिडक्टिव क्या होता है, एडवांस टू जनरल। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है बस इतना, मतलब या फिर एडवांस टू जनरल कहें, फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कह दें, ठीक है। तो ये क्या है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। और रिसर्च के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन इतने तरह के टाइप आप लोग अगर देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम लोग बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इतना टाइप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सी यूनिट पे, यूनिट नंबर, ये आप यूनिट नंबर 3 आपका आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, तो कम्युनिकेशन में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी रिवीजन के तौर पर अगर हम देखें क्विक रिवीजन, क्या क्या आपको ये पॉइंट अगर याद करके जाएंगे तो आप कर पाएंगे। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स, तो टाइप्स में आप सब लोगों ने देखा है कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन,
मास कम्युनिकेशन। फिर और कौन सा आपका टाइप इसमें आते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इसमें हाँ एक ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं ये जो प्रकार है तो कैसे। इंट्रापर्सनल मतलब खुद से बातें करना, खुद से बातें करना, एक व्यक्ति होगा तब इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। ग्रुप पर्सनल बहुत सारे व्यक्ति होंगे। मास कम्युनिकेशन एक बंदा बोलेगा, एक व्यक्ति बोलेगा, बहुत सारे लोग सुनेंगे। मास कम्युनिकेशन रैली, भीड़। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों के माध्यम से दिया जाता है। नॉन वर्बल कहते हैं ग्राफ, चार्ट और डिजाइन बना के दिया जाता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इसको इम्पोर्टेंट है, जिसमें मोस्टली क्या किया जाता है, ये अच्छा तरीका खैर है नहीं, जिसको तेल पानी कहते हैं, मतलब कुल मिला के चाटुकारिता जिसको बोलते हैं वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जब दो अधिकारी या फिर दो एम्प्लॉय बराबर के लेवल पे कम्युनिकेशन करते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन एक बड़ा अधिकारी एक छोटे अधिकारी से और एक दूसरे कंपनी का बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी से बात करे तो डायगोनल कम्युनिकेशन वहां पर होता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, कम्युनिकेशन के हम लोगों ने टाइप देख लिया था कि टाइप के हम लोग करेंगे। फिर नॉइस और बैरियर की बात करेंगे। नॉइस, नॉइस एंड बैरियर, ये सब हम सब लोग को मालूम है कि नॉइस और बैरियर सब एक ही तरीके से हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर नॉइस, साइकोलॉजिकल नॉइस, ठीक है, सब आप लोगों को पता है। हम केवल क्या कर रहे हैं, आपका रिवीजन करवा रहे हैं कि आपको एकदम से याद आता जाए, ठीक है। सिमेंटिक, ठीक है, ये आपके कौन से हैं, ये नॉइस कहलाते हैं, ठीक है। एक फिजिकल, ये आपके नॉइस हैं, चार प्रकार के। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक और फिजिकल। फिजिकल बैरियर में दीवार आ गई, सिमेंटिक बैरियर में कहते कुछ और है, समझ में कुछ और आता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में, साइकोलॉजिकल बैरियर में मतलब दिमागी रूप से थोड़ा सा बैरियर उत्पन्न होता है, अपने अंदर खराबी होती है। फिजियोलॉजिकल में होता है जब आपको मतलब भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर अब गुस्सा आता है, तो उस समय जब नॉइस उत्पन्न होता है वो कहलाता है। बैरियर आप सब लोग को मालूम है, बैरियर कितने प्रकार के होते हैं इसमें। लैंग्विस्टिक बैरियर, भाषाई आधार पर। कल्चरल बैरियर, ये सब बैरियर है आपके, ठीक है। फिजिकल बैरियर, अगेन इसमें सिमेंटिक बैरियर, ये इतने तरीके से बैरियर जो कम्युनिकेशन में उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद बैरियर करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं लास्ट आपका इसमें देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम सब लोग को मालूम है, जहाँ पर बहुत बढ़िया सी कम्युनिकेशन हो, कोई समस्या नहीं हो, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है वो, जिसमें हम 7 सीज की बात करते हैं कि 7 सीज कौन कौन सी होती है। तो आप सब लोग को मालूम है, क्लैरिटी होती है, कंप्लीटनेस होती है, ठीक है, कॉर्टियस होता है, आगे पीछे हो सकता है कॉन्साइस, ठीक है। क्लैरिटी हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, कॉर्टियस हो गया, कॉन्साइस हो गया, कंक्रीट हो गया। 1 2 3, 3 2 5, कंक्रीट के बाद फिर दो और बचे, क्लैरिटी हो गया, कॉर्टियस हो गया, कॉन्साइस हो गया, कंक्रीट हो गया। इसमें 7 सी की हम लोग बात करते हैं, तो ठीक है। देखिए, क्लैरिटी हो गया, कॉन्साइस हो गया, कंक्रीट हो गया, फिर करेक्टनेस हो गया, एक करेक्टनेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, करेक्टनेस। एक और कौन सा है, एक और सी आपका, अगर आप लोग बात करेंगे तो क्लैरिटी हो गया, कंसाइस हो, कंक्रीट हो, करेक्टनेस हो गया, कोहेरेंट होगा, कोहेरेंट। इनका मीनिंग हम सब बता चुके हैं, आप लोग नहीं अगर देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं तो एक और छोटा सा 2-5 मिनट का वीडियो बना है जिसमें हम लोग सेंटर पॉइंट की बात की है, तो उसमें सी की बात करे हैं, सातों सी की बात। तो ये रही हमारा कम्युनिकेशन वाली यूनिट का मेन टॉपिक्स, जो आप इतना करके जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन फंसने की यहाँ से संभावना निश्चित रूप से है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चौथी यूनिट में आते हैं, जिसको चौथी यूनिट क्या कहते हैं,
हाँ, चौथी यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो कंप्रहेंशन आप खुद से कर लेंगे, ये आप सब लोग को मालूम है। फिर मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आप 1-2 दिन में कुछ मत करिए, करना हो तो सीरीज और मिसिंग नंबर के 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए बस, ठीक है। और अगर मैथ का आपको बहुत मन है तो रेशियो और परसेंटेज के 1-1, 2-2 क्वेश्चन देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूला, तो आज से आपका काम हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो 1 घंटे की लगभग हमारी वीडियो डली हुई है, उसमें जाके आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। आपको टाइप करना है सेल्फ स्टडी रिवीजन क्लासेस मैराथन, आप उसको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एमपी नेट और सेट पेपर 1 बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कौन सी यूनिट में, डीआई में आपको कुछ नहीं करना है। डीआई में हम लोगों ने पहले ही बताया कि एक पाई चार्ट का एक क्वेश्चन हल कर लीजिए आप और एक ग्राफ का हल कर लीजिए, उसके बाद आप सबको यही बेसिक मैथ के फार्मूले लगेंगे उसमें, क्या क्या रेशियो, परसेंटेज और लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो आप जिसको आता है तो आराम से कर ले जाएगा। फिर हम लोग आते हैं किसमें, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या आते हैं, देखिए आईसीटी सब कंप्यूटर का परिभाषा आप सब लोग को मालूम है। इसके बाद इसमें सब सीपीयू मालूम है आपको, एएलयू मालूम है, ये बेसिक क्वेश्चन है, सब लोग को मालूम। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखने की कोशिश करिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें बहुत सारे 4, 6, 10 फुल फॉर्म है, उनको आप याद करके जाइए। सीपीयू करके जाइए, एचटीटीपी करके जाइए, एचटीएमएल करके जाइए, ठीक है। तो ये आप अगर करके जाएंगे तो काम हो जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम चैप्टर है, एक तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो जनरेशन में केवल यही याद करना है, फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब किया गया था इस्तेमाल, सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपका चिप, फोर्थ जनरेशन में भी आपके माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में अभी आप इसमें मेनली एआई का यूज करेंगे और इंटरनेट का यूज किया जा रहा है। ये आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से है, मेन कंपोनेंट का जो बात करते हैं उसी के बात हम लोग इसमें करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मेन जो पार्ट है इसका, मेमोरी। क्या मेमोरी, तो मेमोरी हम सब लोग को मालूम है मेमोरी क्या है। मेमोरी 2 तरीके से होती है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी के अंतर्गत हम लोग प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी हम लोग जानते हैं रैम, रोम, ठीक है, और कैश मेमोरी। अब रैम और रोम में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रैम क्या होती है, रैम हमेशा वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल शब्द अगर सुनो तो मतलब अच्छी बात नहीं है, वोलाटाइल मतलब कि उड़ जाता है, अगर लाइट चली गई तो सारा का सारा डाटा खत्म। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम मतलब तुरंत जिसमें कार्रवाई करें, आप मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है, जो आप लिख रहे हैं, तो कुछ सेकंड के लिए वो सेव हो रहा है। जैसे आपने कुछ लिखा, माय नेम इज दिस, तो वो लिखा दिख रहा है, वो रैम में सेव है, ठीक है। अभी लाइट चली जाएगी तो गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर रोम आता है, रोम में रीड ओनली मेमोरी हम लोग केवल पढ़ सकते हैं, ये आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें डाटा उड़ता नहीं, अगर चाहे लाइट चली जाए, पावर कट हो जाए, फिर भी डाटा उड़ेगा नहीं, वो व्यवस्थित रहा आएगा, ठीक है। कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जितनी होती है वो हमेशा सब नॉन वोलाटाइल होती हैं, मतलब इसका डाटा उड़ता नहीं है, चाहे लाइट चली जाए, चाहे जो चली जाए। पेन ड्राइव में आप सालों साल मूवी, पिक्चर, गाने सब रख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आता है डीवीडी, पेन ड्राइव और आपका वीसीडी, सीडी, ये सारे हैं आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ये नॉन वोलाटाइल नेचर के होते हैं, ठीक है। इनकी स्टोरेज अपने हिसाब से, ये रैम और रोम ये क्या होता है, मदरबोर्ड में डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, और नॉन वोलाटाइल हम लोग बाहर से यूज कर पाते हैं क्या, मेमोरीज को, इसलिए इनका यूज हम लोग करते हैं, फिर ठीक है। तो ये रहा मेमोरी के बाद। फिर मेमोरी के बाद अगला इसमें टॉपिक आएगा ईमेल, ठीक है। आप लोग के पास वो पीडीएफ होगी, नहीं होगी तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल जो हम यूट्यूब में लगातार डालते रहते, पोस्ट में भी डालते रहते लिंक, उससे जाके आप वहां पर आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाए। नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप
ये जो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवाए हैं उसकी पीडीएफ डली हुई है, उसको आप देख पाएंगे। जो मैं पढ़ाता जाऊंगा उसका एकदम लिंक बढ़ता जाएगा, ठीक है, लिंक होता जाएगा आपके दिमाग से। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, सीमा रे टॉमलिंसन ने बनाया था। ईमेल क्या है? एक मैसेज जो पहले कागज के फॉर्म में भेजे जाते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाते हैं, कंप्यूटर या फिर मोबाइल के माध्यम से अब भेजे जाते हैं। इसको हम लोग ईमेल कहते हैं, ठीक है, ईमेल। उसके बाद ईमेल में क्या क्या फंक्शन होते हैं हम सब लोग को मालूम है। टू होता है जिसको मेल भेजना, या उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ईमेल में एक आपका यूजर नेम होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमारा यूजर नेम ऐसे है, सेल्फ स्टडी @gmail.com, ठीक है। तो ये आपका यूजर नेम कहलाएगा, ये @ सिंबल कहलाता है, और ये आपका डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम में gmail.com हो सकता है, yahoo.com हो सकता है, hotmail.com हो सकता है, facebook.com, कुछ भी हो सकता है, ये डोमेन नेम, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें यूजर नेम जरूरी होगा क्योंकि यही आपका, इसी में आपको मेल भेजना है। ये कुल मिला के उसका एड्रेस है। इसमें स्पैम होता है, कुछ रिलेटेड इससे शब्द में बता रहा हूँ। स्पैम, उसमें जंक ईमेल आते हैं, मतलब जो आपको अनवांटेड नहीं चाहिए फिर भी आ जाते हैं, ठीक है। कहिए उसमें इनबॉक्स में क्या होता है? जितने मैसेज आए। आउटबॉक्स में जो हमने भेजे। सेंट में क्या? जो हमने भेज दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट में जो इंपॉर्टेंट मैसेज वो छान के देता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें सीसी होता है, बीसीसी होता है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी मतलब लाइन कार्बन कॉपी होता है, ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सीसी और बीसीसी में अंतर यही है कि सीसी में अगर हम किसी को सीसी डाल के दिए तो सामने वाले को दिखेगा किसको किसको ईमेल भेजा गया है, और बीसीसी अगर करके भेजेंगे तो सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा और मेल ये किसके किसको मेल भेजा गया है। केवल यही अंतर है ईमेल में, बस इतना ही। फिर ईमेल के बाद अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है, 3-4 चीजें हैं। क्या क्या? वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? देखिए आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स फॉक्स का नाम सुना होगा। ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है, ठीक है। फिर उसके बाद वेब ब्राउजर के अंदर हम लोग देखते हैं क्या, देखिए वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम हो गया आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है। फिर उसके बाद सर्च इंजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सर्च इंजन होता है, जैसे गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये गूगल सर्च इंजन हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, बाइडू हो गया, डकडगो हो गया, ये सर्च इंजन वेब ब्राउजर के अंतर्गत होते हैं। वेब ब्राउजर अगर खोलते हैं उसमें पहला पेज जो खुलता है उसको होम पेज कहता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। सोशल साइट्स क्या हैं? सोशल साइट्स वो साइट्स हैं जिनसे हम सोशली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर जिसको एक्स कहते हैं, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और लिंक्डइन हो गया, स्पाइक हो गया, ये सब आपके सोशल साइट्स कहलाते हैं। ये आप सब लोग को मालूम होना चाहिए क्योंकि आप लोग धड़ाधड़ इसको चलाते हैं, ठीक। ये सोशल साइट्स हुए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें और इस यूनिट में एक लास्ट यूनिट, इसमें लास्ट टॉपिक देख लें, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब कॉमर्स होता है, ठीक है। इसमें जैसे गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नहीं नहीं ये नहीं, ये आपका ई गवर्नेंस में आता है, ठीक है। ई कॉमर्स में क्या है? आपके जैसे बहुत सारी कंपनी है तो वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर हमसे बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कस्टमर से कर रहे हैं, कंज्यूमर से, तो बिजनेस टू B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये जैसे कंपनी हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, मीशो हो गई, ये सारी कंपनी B2C कहलाती हैं, ठीक है। B2B बहुत सारी कंपनियां होती है, डायरेक्ट करते हैं, कंपनी टू कंपनी सेल, ठीक है। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर कौन सी हो गई? तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर में आप लोग जैसे देखते होंगे, ये आप लोग क्या चलाते हैं जिसमें पुरानी चीजें बेचते हैं, अरे यार पुरानी चीजों को किस में बेचा जाता है? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको, मुझे एकदम रेंडमली याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं दूसरे मोड में हूँ, बहुत फास्ट में हूँ, ठीक है ना। तो C2C कौन सी कंपनी है जिसमें हम लोग दूसरे से माने पुराने सामान को बेचते हैं, ठीक है। याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये है ई कॉमर्स, और
कंपनियों के नाम यहाँ पर पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब का यही है कि गवर्नेंस की बहुत सारी जो स्कीम्स होते हैं, जिसमें आपका ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से क्या होता है कि प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया चला देते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके माध्यम से ये ऑनलाइन या फिर डिजिटली इंडिया हो गया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन सा यूनिट, आपका आईसीटी हुआ। फिर आईसीटी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो आईसीटी के बाद हम लोग बात करते हैं पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से यूनिट टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीपल डेवलपमेंट, और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर यूनिट हम सबसे पहला जो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सब हम लोग को मालूम है कि नीचे से ऊपर कौन कौन से लेयर होते हैं। तो सबसे पहले अगर बाहर की बात करें तो एक्सोस्फेयर, इसके नीचे आएंगे तो आइनोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और फिर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, हिंदी में आप सब लोग को मालूम है क्षोभमंडल, ये ऊंचाई ऊपर जाने के साथ, ठीक है ना, ये नीचे है सबसे, पृथ्वी है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल, समताप मंडल, मेसोस्फेयर आयन मंडल, एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल है, ये है। ठीक है ना, तो और इसके हम लोग ने डिटेल से आप लोग ने हमेशा से पढ़ा है, केवल हमारा उद्देश्य अभी क्या है इम्पोर्टेंट कि हम लोग जल्दी से रिवाइज कर पाए। ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आप सब लोग को मालूम है, इनके बारे में बेसिक डिटेल आप लोग को मालूम है। 16 किलोमीटर होती है, 32 किलोमीटर होता है। आयनोस्फीयर में दूर संचार काम होता है। समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर होती है। क्षोभमंडल में बादल और ये सब एक्टिविटीज होती हैं, आप लोग को मालूम है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया, एमडीजी 8 है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है। ठीक है, इन 17 जितनी ये 8 हैं और ये 17 हैं, इनके हम नाम याद करने की अगर बात करें तो इसमें आप ऐसा मतलब दिमाग लगाएंगे कि इसमें हो क्या सकते हैं। देखिए, जैसे पावर्टी हो गया, गरीबी को हटाना है। दूसरे नंबर पे हंगर हो गया, मतलब आपके भूखमरी को हटाना है। फिर क्या बोलते हैं, गुड हेल्थ होना चाहिए, तीसरा। एजुकेशन चौथा। फिर आपका इसमें जेंडर इक्वलिटी पांचवा हो गया। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन छठा हो गया। ऐसे करके डिसेंट वर्क मिलना चाहिए आपको। फिर उसके बाद एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी मिलने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए। ये सब मैं गिना रहा हूँ इससे रिलेटेड। बाकी आप 17 गोल अगर गूगल में करेंगे, कहीं भी करेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितने आसपास की चीजें हैं, ठीक है, क्लाइमेट हो गया ना। फिर लाइफ इन वाटर, लाइफ इन लैंड। फिर उसके बाद पीस जस्टिस की बात करता है कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसमें क्या बात है, इनइक्वलिटीज इन कंट्री के बीच में असमानता होना चाहिए। और फिर क्या, ग्लोबली हम लोग को कनेक्शन होना चाहिए। ठीक, ये इस तरह के बहुत सारे एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसी तरह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में अगर बात करें तो इसमें भी 8 है। इसमें भी जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, मदर मातृत्व वो की बात करेंगे, शिशु और मृत्यु दर कम होना चाहिए। फिर इसमें मलेरिया, एड्स, एचआईवी एड्स जैसे रोग कम होना चाहिए। इसमें भी जेंडर इक्वलिटी, हंगर, पावर्टी की बात करेंगे तो इसमें 8 तरीके से ये एमडीजी है, 8 गोल हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। 8 के नाम याद है, और दिमाग यही लगाना है कि जो हमारे आसपास की बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड पहले क्या होता था, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, खैर अब ये तो नहीं रहा बेसिक नीड के अंदर। अब इसमें एजुकेशन हो गया, एजुकेशन हुआ। फिर उसके बाद एजुकेशन अब बहुत बेसिक नीड में आ गया। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा एमडीजी और एसडीजी की बात की। फिर उसके बाद इसमें आते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन जो एयर में एक्स्ट्रा पॉल्यूटेंट होते हैं, जिनके माध्यम से हमको बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसमें पॉल्यूटेंट की अगर हम लोग बात करें, जैसे आपका ओजोन हुआ, ये आपके स्किन के लिए, सॉरी यूवी रेज हुई, यूवी रेज ये आपकी स्किन कैंसर करवाते हैं। ठीक है, आपका फ्लोराइड हुआ, चाहे पानी में हुआ चाहे आपका एयर पोल्यूशन में हुआ,
ये किसका हमारा नुकसान कराएगा? हड्डियों में नुकसान कराएगा, दांत पीले कर देगा, हड्डी कमजोर कर देगा। ठीक है। मैग्नीज, कैल्शियम, ये भी हड्डी से रिलेटेड है। इसमें फिर एस्बेस्टस, ये एलर्जी करवाएगा आपको, एलर्जी रिलेटेड। और कैडमियम से भी आपको दिक्कत होती है। और कौन कौन से और प्रदूषक हो गए, ये प्रदूषक को आपको याद रखना है। ठीक है। ठीक। तो ये एयर पोल्यूशन में ये आपको इम्पोर्टेंट है, और एयर पोल्यूशन के बारे में आप सब लोग ज्यादा चीजें जानते हैं। ठीक है ना। पारा हुआ, पारा हुआ ये पोल्यूटेंट ही है। पारा से आपका मिनी माता रोग हुआ। ठीक है ना। ये यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिएगा, पोल्यूटेंट एंड और उसके रोग कौन कौन से होते हैं, सब लोग को आपको लोग मालूम है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एयर पोल्यूशन से इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एनर्जी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा जो बार बार फिर से यूज किया जाए, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो बार बार फिर से ना यूज किया जाए। ठीक है। ये आपका यहाँ से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इसमें आता है। ठीक है। फिर क्लाइमेट अगर चेंज की लास्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें कि इसमें इम्पोर्टेंट है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो आगे क्या है, तो आगे इसमें इम्पोर्टेंट है आपका क्लाइमेट चेंज समिट्स। ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज और समिट्स की अगर हम लोग इसमें बात करें तो थोड़ा सा हाँ इम्पोर्टेंट है, जैसे पेरिस पेरिस कॉन्क्लेव ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल, फिर मॉन्ट्रियल हो गया, इनको जोड़ी बनाने को आ सकता है कभी। पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी समिट। ठीक है। आप सुन रहे हैं ना, जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। तो पेरिस समझौता ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आपका मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, आपका CO2 आता है, आपका वाटर वेपर आता है, O3 आते हैं। ये सारे आपके ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आते हैं। CFC आता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन को रोकना। क्योटो प्रोटोकॉल आपका संबंधित है किससे, ये भी ग्रीन हाउस से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल O3 ओजोन से संबंधित है। और पृथ्वी सम्मेलन आपका SDG से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये आपका यहाँ से ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा जो है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, अब हायर एजुकेशन में क्या क्या जरूरी है आपको जानना, तो हायर एजुकेशन में आपको जानने के लिए ज्यादा नहीं है। सबसे भारत का स्ट्रक्चर किस तरह है, हमने लिखा है ना स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी आपका पहली से लेके 8th क्लास तक आता है, एंड 9th से 12th तक क्या आता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन। टर्सरी आपका 12th से लेके कॉलेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आता है। ठीक है। 1 से 8, 9 से 12 और 12 से लेके फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप टर्सरी, ये आपका भारत में स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक कौन सा देखे थे कि मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन में वोट डिस्पैच नियम, ये 1954 में आता है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आता है। ठीक है। इसमें यही कहा जाता है कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा को लाया जाता है, लॉर्ड मेघालय द्वारा लाया जाता है। ठीक है। यहाँ से नींव रखी जाती है कुल मिला के अंग्रेजी शिक्षा की वोट डिस्पैच नियम के अनुसार। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें वर्धा 1937, इसमें ये वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं। इसमें गांधी जी का मेन रोल है। इसमें ये कहा गया है कि इंडिया के इंसानों को स्किल डेवलपमेंट कराना चाहिए, हथकरघा चलाना आना चाहिए, उसको अपने खुद से बढ़ाई का काम आना चाहिए, खुद से सिलाई बिनाई सब आना चाहिए। सेल्फ मतलब
सेल्फ रिलायंस की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करता है कौन? वर्धा शिक्षा योजना, जो कि 1937 में आपका चालू होता है। ठीक है, फिर उसमें हम लोग बात करते हैं अगला हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो इसमें 1964 कोठारी कमीशन आता है। ठीक है, कोठारी कमीशन ये सबका बेस है। 1986 में आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और 2020 में आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नई शिक्षा नीति। तो कोठारी कमीशन मेन है, जिसके माध्यम से इसमें कौन थे? कोठारी होते क्या बोलते अध्यक्ष होते थे हुए। और फिर 2020 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कंपेयर की बात करें तो के कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष होते हैं 2020 में। 5+3+3+4 फार्मूला के तहत 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है। इसमें 5-6 चीजों की बात करते हैं, जैसे एसेसिबिलिटी, 5 पिलर 2020 के उसमें क्या है? एसेसिबिलिटी, ठीक है, पहुंच, क्वालिटी, क्वांटिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या है? ये कुल मिला के 5 पिलर है। 1964 में कोठारी कमीशन आया था, वहीं से सब कुछ मतलब मोस्टली एनसीईआरटी को बहुत सारी चीजें सौंपी गई। फिर उसके बाद वहां से शिक्षा को हमारे राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। ये कोठारी कमीशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर बेस माना जाए तो शिक्षा का, तो कोठारी कमीशन 1986 में बहुत सारे इसमें 10+2+3 फार्मूला आया, सब लोग को मालूम है। 10वीं के बाद 10th 12th, फिर उसके बाद 3 साल के ग्रेजुएशन हो गए। इसमें नवोदय आए। नवोदय विद्यालय का शुरुआत कहाँ से हुई? 1986 से हुआ। ठीक है, इसमें शिक्षा मंत्रालय बना 1985 के बाद। पहले शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय हुआ करता था। 2020 में ये मानव संसाधन मंत्रालय को नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके 3 वो है। 1964 कोठारी कमीशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, 2020 में क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए है इस यूनिट में। फिर उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो इस यूनिट में और क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ज्यादा है नहीं, बाकी आप लोग ने डिटेल में स्टडी किया है। हम लोग क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। डिस्टेंस लर्निंग सब लोग को आप मालूम है, दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं इसमें। जैसे एमपी बीओ हुआ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश बहुत ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू हुआ, इग्नू सबसे बड़ा संस्था है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये हर जगह है। ठीक है, इससे क्या होता है कि दूर से जो व्यक्ति मतलब अगर मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, फिर क्लास रेगुलर जाने का टाइम नहीं है उनके पास, तो वो लोग दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करें। जैसे स्वयं पोर्टल होगा, स्वयं पोर्टल का काम क्या है? स्वयं पोर्टल का यही काम है कि लोगों को पढ़ाना ऑनलाइन डिजिटली। ठीक है, 24x7 इसमें क्लासेस चलती है। स्वयं प्रभा में आपकी 24x7 जी सेट 15 द्वारा इसमें वो होता है 40 चैनल जो डीटीएच के फ्री हैं। तो ये स्वयं प्रभा के द्वारा डिस्टेंस लर्निंग करवाई जाती है, ई लर्निंग करवाई जाती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसमें और क्या है। ठीक है, यही है। एक बार स्वयं और स्वयं प्रभा में आप लोग थोड़ा देख लिए, स्वयं और स्वयं प्रभा, ये क्योंकि आपके पहले यूनिट में भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले स्वयं प्रभा देखते हैं। इसमें 40 चैनल डीटीएच के फ्री वाले हैं, 24x7 शिक्षा दी जाती है। और क्या क्या इसमें है? जी सेट 15 सैटेलाइट द्वारा ये चलता है। ठीक है, स्वयं प्रभा ये ऑनलाइन पोर्टल है डिस्टेंस लर्निंग के एजुकेशन के लिए। सन 2020 में ये चालू हुआ। स्वयं की अगर बात करें तो स्वयं कब चालू हुआ? स्वयं 2009 में चालू हुआ। ये भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके 4 कुल मिला के क्वाड्रेंट होते हैं। स्वयं के अगर 4 क्वाड्रेंट की हम लोग बात करें तो 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वीडियो लेक्चर, नंबर 1 वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराना। दूसरा क्वाड्रेंट के और मटेरियल अवेलेबिलिटी, ठीक है, स्टडी मटेरियल। 2 तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो स्वयं का कौन सा है? तो इसमें डेली वीडियो हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, फिर सेल्फ असेसमेंट हो गया। तीसरे अगर क्वाड्रेंट की बात करें असेसमेंट हुआ। यहाँ से कभी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का क्वाड्रेंट नहीं है? तो सेल्फ असेसमेंट हुआ।
ठीक है। चौथा आपका क्वाड्रेंट हुआ ऑनलाइन डिस्कशन। तो 4 वीडियो लेक्चर, डेली वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट और ऑनलाइन डिस्कशन, ये 4 क्वाड्रेंट है स्वयं के। 2009 में स्टेब्लिश हुआ था ये, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, बस यही है इतना। ये हम लोग डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे थे, तो हम बात करें, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है मूल्यांकन। हायर एजुकेशन मूल्यांकन सिस्टम मतलब एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन, इसमें आपने NAAC नैक का नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है, 2005 में आया था, ला आया था भारत सरकार ने एक्रीडिटेशन के लिए। तो नेशनल नैक का फुल फॉर्म कभी आ जाए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है। ये हुआ जो क्या कहता है ए प्लस बी, ए प्लस, ए डबल प्लस, ये ग्रेडिंग दिया जाता है। बी प्लस, बी डबल प्लस, ऐसी ग्रेडिंग दी जाती है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, जिसके माध्यम से इनकी क्वालिटी देखा जाता है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, वहाँ क्लीननेस देखा जाता है, वहाँ की क्या क्या वहाँ की अटेंडेंस हुआ, अटेंडेंस की रेगुलरिटी कितनी है, ये सब देखी जाती है नैक द्वारा, ठीक है। ये एवेल्युएशन का सिस्टम हुआ हायर एजुकेशन में। बस इतना ही आप लोग को देख के जाना है पेपर 1 में। यहाँ से अगर आप लोग कर पाएंगे, इतनी सारी चीजें एक बार देख लेंगे, तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, तुरंत आपको दिमाग में फ्रेश फील होगा। इसलिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, नहीं हो तो आप गाड़ी में जाते टाइम या फिर एग्जामिनेशन के पहले भी इसको आप हेडफोन लगा के आराम से सुन सकते हैं, वहां से आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगभग 25 से 26 टॉपिक छांट के लाया था, जिससे आपका रिवीजन हो गया है पेपर 1 का, ठीक है। तो आप लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, हमने पूरा पढ़ लिया पेपर 1 का, अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम किसी न किसी तरह से इसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। और आई होप आपने वीडियोज देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो अब टाइम अगर नहीं है, अगर आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं, तो एक वीडियो हमने 1 घंटे 46 मिनट का डाला हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, तो आराम से देख सकते हैं। 2 घंटे से भी कम का है, उसमें आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। बाकी यूनिट बाय हमने डाला ही है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आप बढ़िया एग्जाम में जाइए, आराम से कर के आएंगे। तो सभी के लिए फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम करके आइए, और पेपर 2 को भी अच्छे से, पेपर 2 में आप अगर 60 to 70% मार्क्स लाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन 100% क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने पेपर 1 में इतना सारा कर लिया है कि यहाँ से आराम से आप लगभग 70% इसमें आप कर सकते हैं। 70% मतलब 35 क्वेश्चन तक आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, एग्जामिनेशन के बाद मिलते हैं, और आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।